वीरेंद्र अगले आधे घंटे आपके साथ रहेंगे और बात करेंगे मार्केट्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स की। और हर्षदा, आज सुबह कोशिश की हमने हेल्प की ग्रीन ऑन ग्रीन पहनकर थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा मोमेंटम देने की, और वो सुबह मिला भी और अभी भी वैसे बरकरार है। बस वो एसबीआई ने थोड़ा सा मामला बिगाड़ दिया, वरना ठीक है। 2 दिन की रेड के बाद एटलीस्ट आपको ग्रीनरी दिखाई दी आज स्क्रीन पर। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। एडवांस डिक्लाइन भी स्ट्रांग है। एडवांस डिक्लाइन तो खैर कल भी स्ट्रांग था, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा एक क्लियरली 2 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी सी हरियाली लौटी, ये एक पॉजिटिव है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ओवरऑल अभी भी मार्केट में थोड़ा सा एक इस चीज़ को लेकर लग रहा है कि यहाँ टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। और एसबीआई के नंबर्स के बाद थोड़े से फिसले हैं हम बैंक निफ्टी पर। खासतौर से बैंक निफ्टी में हाई लेवल से एक स्लिप जरूर आया है, लेकिन ठीक है मार्केट का ओवरऑल मामला अभी के लिए ग्रीन में। जी हाँ अनुज, गुड आफ्टरनून। और एक और रिलीफ है कि अमेरिकी बाजार जहां से ये मंदी दरअसल यहाँ पर आ रही थी, वहां पर लग रहा है कि सेशन थोड़ा सा पुल बैक वाला रहेगा अमेजोन के नंबर्स के चलते। तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। बस उम्मीद है कि वो सेशन वैसा का वैसा रहे, तो आज जो हल्की सी बढ़त है वो होपफुली अगले हफ्ते ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आए। लेकिन जिन लेवल्स पर इस समय हम कारोबार कर रहे हैं अनुज, क्लियरली कल तक जो भी आपने कहा कि लेवल्स का कोई मायना नहीं है, लेकिन ये जब भी एक पुल बैक ट्रेड आता है, ये कितने समय तक लास्ट करेगा नो वन रियली नोज। लेकिन किस लेवल पर आपकी नजरें होंगी? क्या वो प्राइमरीली आज का हाई होगा जो 19,500 के आसपास था? 19,538 आज का हाई हर्षदा, 19,538। इसकी सिग्निफिकेंस समझिए आप। कल का हाई क्या था? कल का हाई 19,538। कल का हाई 19,538, आज का हाई 19,538। आज जो हमारी मॉर्निंग कमेंट्री थी उसमें यही लेवल मेंशन था कि 19,538 और 19,550, एक्चुअली 500 लिख दिया मैंने, 19,550 होना चाहिए। ये 19,550 के ऊपर बंद होने पर ही यहाँ मार्केट में स्टेबिलिटी लौटेगी। और 19,538 एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए वो रेजिस्टेंस जो है हर्षदा, वो करीब करीब आपका है 45,100, 45,200 के करीब। और बैंक निफ्टी भी 45,118 से स्लिप किया। देखिए ये क्या है, इन लेवल्स की सिग्निफिकेंस समझिए आप। ये पुराने सपोर्ट लेवल्स थे, अब हायर लेवल पर ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे। एक सिंपल मार्केट का लॉजिक होता है कि जो सपोर्ट रहता है काफ़ी टाइम तक, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके लिए मैं फिर कहूँगा, तेज़ी आपको तभी कैरी करनी है जब निफ्टी 19,550 के पार निकले और बंद हो, और बैंक निफ्टी 45,100 के ऊपर निकले और बंद हो। ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े रेजिस्टेंस मार्क रहेंगे मार्केट के लिए। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई है कि आज मार्केट एटलीस्ट कोलैप्स नहीं किया। अब बस ये है कि यहाँ बंद हो जाए मार्केट तो ठीक है। अभी 1.5 घंटा बाकी है। मुझे बस इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं आखिरी के 1.5 घंटे में मामला एकदम ना ख़राब हो जाए। जिस तरीके से एसबीआई ने मूड बिगाड़ा है ना बैंक निफ्टी का, और अब हम 44,700 पर आ गए हैं बैंक निफ्टी में। बस ये है कि बैंक निफ्टी में बस ये और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए यहाँ से। ये ठीक है इतना। और देखिए 93 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एसबीआई ने डाउन साइड पर। अभी एसबीआई की मैनेजमेंट भी आएगी, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो यही कहेंगे कि एग्री पोर्टफोलियो काफ़ी वीक रहा, वरना और कोई रीज़न नहीं दिखता मुझे इस तरीके के नंबर्स आने का। लेकिन बस ये आखिरी का 1.5 घंटा बच जाए और इससे ज़्यादा नीचे ना जाएं हम, तो ठीक है। फिर एटलीस्ट ये तो रहेगा कि जो वर्स्ट था वो ओवर है। मंडे से वापस शायद एक बार और कोशिश करेंगे 19,550 निकालने की। आज वो दिन लग रहा है कि एसबीआई के नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आते तो शायद स्क्रीन पर और ये हरियाली टिकी रहती। लेकिन कुछ और कमेंट्री जब आएगी, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल 2.5% नीचे। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। अभी एसबीआई में काफ़ी ज़ोरदार शॉर्टिंग हो रही है। मेरे स्क्रीन पे इस वक्त पिछले अगर नंबर्स आने के बाद की अगर आप शॉर्टिंग के स्टेट्स देखें तो करीब 23% इंटरडे बिल्डअप हुआ है, और इसका सबसे मतलब लगभग 80% ओआई बिल्डअप हुआ है। मतलब अभी नंबर्स आने के बाद लगभग 1:46 के बाद करीब 23% बिल्डअप। और ये स्टॉक अब इस वक्त इंटरडे में अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ 30 जून के बाद। ह्यूज ओआई बिल्डअप। उसके बाद बैंकिंग में एक आरबीएल बैंक में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है आज करीब 6% की, और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में शॉर्टिंग है। और एक मात्र इंडसइंड बैंक है जिसमें थोड़ा बहुत लॉन्ग्स थे, और फेडरल बैंक। अदरवाइज बैंकिंग में कोई बहुत सिग्निफिकेंट बिल्डअप नहीं है, शॉर्ट साइड पे ही है एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में और आरबीएल में। लॉन्ग साइड में क्या था? लॉन्ग साइड में आज कैपिटल गुड स्पेस में अच्छी बाइंग थी। आज डिक्सन में करीब 15.4%, कमिंस इंडिया में 4.3% पोस्ट अर्निंग्स, एस्टेल ने अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ 2.5%, और पॉलीकैब में करीब 2.25% का बिल्डअप था।
कैपिटल गुड्स में ये स्टॉक स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे, मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा था, ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए। FMCG में डाबर, इंडिया मार्ट, इन दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माई थी। अदर्स में यानी NBFCs में, HFCs में आज LIC हाउसिंग फाइनेंस में करीब 5% का बिल्डअप है। और फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल वाई एडिशन, सिप्ला 10%, लुपिन करीब 14% और टोरेंट फार्मा करीब 2.25%। बट नजर रहिए अनुज SBI पे, ह्यूज शॉर्टिंग इंटरडे बेसिस पे, और एक बार फिर से स्विंग के हिसाब से डे लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अनुज बिल्कुल वीरू, आज मैं और नीरज जी जब YouTube लाइव कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने SBI पे एक मुझे स्क्रीन देख के लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तब हम 595 596 पर थे, वो स्क्रीन बता रही थी कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ थी और मार्केट को लग रहा था कि शायद ये इस तरीके का व्यू बन सकता है नंबर्स के बाद। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसमें एक तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए हम सभी मान के चल रहे थे, हमारा थीसिस था कि इस बार एक नंबर जो हम वॉच आउट करेंगे वो होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वो गिरना तय था सब बैंकों का, SBI का भी गिरा लेकिन बहुत ज़्यादा गिर गया। और दूसरा इनकी एसेट क्वालिटी को ज़्यादा ही ख़राब हो गई, स्लिपेजेस देख लें चाहे NPAs देख लें, ज़्यादा ही ख़राब हो गए। अब बस इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, नॉर्मली मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे के करीब स्टार्ट होती है, उसमें मैनेजमेंट आगे रीज़न देता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर तो उन्होंने मार्केट को कन्विंस कर दिया कि ये वन ऑफ है, तब तो शायद, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी पहले ही गिर चुका है अपने हाई से, इसका 630 का हाई था, ऑलरेडी हम 600 पे थे, तो 5% ऑलरेडी गिर चुका था। और 5% के करीब गिरने के बाद मुझे लग रहा है कि SBI में 550 560 के करीब शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, प्रोवाइडेड कि अगर मार्केट और मैनेजमेंट हशदा आके बोल दे कि इसके रीजंस थे और वो मार्केट कन्विंस हो जाए कि हाँ आप सही कह रहे हैं। एक रीजन जो हो सकता है कि मॉनसून लेट आया था तो एग्री में दबाव था, इसकी वजह से। और एग्री पोर्टफोलियो SBI का ऑब्वियसली सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है और रूरल में काफ़ी फोकस रहता है। तो मार्केट अगर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे तो अलग बात है, वरना प्योरली नंबर्स पर स्टॉक ने रिएक्ट किया, एकदम ठीक रिएक्ट किया। तो इंतजार रहेगा उस कमेंट्री का, और उस कमेंट्री के लिए हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलेंगे। लेकिन फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के वो स्टॉक्स जिन्होंने बाजार में रिकवरी में मदद की है और ऐसे स्टॉक्स जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं। तो पहले कंस्टिंग टोन आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, हरियाली दिख रही है, IT कंपनियों की वापसी, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि डॉलर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। उसी के चलते आज टेक महिंद्रा की अगुवाई में IT स्टॉक्स भाग रहे हैं, 2.5% का इजाफा। विप्रो, HCL टेक ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। परसों हमने देखा था कोल इंडिया के स्टॉक में इंटरेस्ट था, आज फिर लौटा है, खरीदारी हुई है, 1.5% का इजाफा। इंडसइंड बैंक ऊपर है, आज 2.89% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जुबिलेंट फूड 4-4.5% के गेन्स पर आज ट्रेड करता हुआ। सुबह से लेकर अब तक हमने कई दफा इस स्टॉक का जिक्र भी किया है बाई साइड पर, लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो अनडाउटेडली है जोमैटो, 10% के गेन्स पर। नंबर्स के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है 2 करोड़ का, उसको देखकर हमने देखा आज कई सारी ब्लॉक डील्स हुई, इंटरेस्ट जगा है। और इसकी तेजी के पीछे आप देखिए PB फिनटेक 7% भाग गया। PB फिनटेक के बाय द वे नंबर्स अभी भी आना बाकी हैं। दूसरी तरफ पेटीएम में भी तेजी बनती दिखाई दी, और इन सब में इन्वेस्ट करने वाली इन्फो एज में भी हमने देखा है 6% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो वो इनफैक्ट ट्रेंडिंग काउंटर्स तेजी की तरफ। SBI जैसे हम मेंशन कर रहे थे आज का बड़ा ड्रैगर है। महानगर गैस में नतीजे वैसे ठीक रहे लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन, 5% नीचे। बजाज ऑटो करेक्ट करता हुआ। और ये याद रखिएगा तीसरा सत्र है जहां पर लगातार गोदरेज प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हावी है। आज 2-2.25% के नुकसान पर एक काउंटर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को दरअसल खींच रहे हैं नीचे। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए हमारा पूरा पैनल जो आपको बताएगा आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आज के दिन, वीकेंड से ठीक पहले। फंडामेंटल्स पर ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल को जोड़ेंगे। तकनीकी नजरिया लेने के लिए मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अमित सेठ और समित चौहान जुड़ेंगे। 2:20 पर हमारे साथ जुड़ेंगे कमिंस इंडिया के MD अश्वथ राम। उनसे डिटेल में बातचीत होगी क्वार्टरली नंबर्स पर और यहां से आगे के आउटलुक पर भी। फिर 2:30 बजे कल आने वाले नतीजे बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसका एक अपडेट लेकर आएंगे सुमित। फिर आपके लिए लेकर आएंगे 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, राजेश सातपुते तैयार करेंगे FNO का सुपरस्टार, कविता जैन देंगी चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा लेंगे हम राजेश अग्रवाल से। 2:45 पर गोदरेज कंज्यूमर, इंडिया सीमेंट, टाटा केमिकल्स के भी नंबर्स जो अगले हफ्ते आने वाले हैं उसकी भी बातचीत होगी। 3 बजे ठीक हमारे साथ जुड़ेंगे
मार्केट बिग वॉइस में prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान आ जाए नतीजे और ऑफ कोर्स मार्केट के ट्रेंड पर भी होगी डिटेल में चर्चा। फिर बात करेंगे ऑफ कोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी की, BTST ट्रेड्स और लेकर आएंगे क्लोजिंग का हाल। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। इस समय निफ्टी फिर हल्का सा थोड़ा सा लोअर साइड पर मूव कर रहा है, 19,472 इस समय निफ्टी का लेवल, 19,538 वहाँ से स्लिप हुआ ये। और कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस समय थोड़े से मूव आपको डाउन साइड में दिखेंगे, उनमें टाइटन एक बार लेकर आइए। टाइटन इस समय डे लो पर, उसके अलावा ITC भी डे लो पर। ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर विजिबल है। आप सभी गुड आफ्टरनून। हम हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं अब और कॉल्स लेते हैं। गाबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड ले रहे हैं? अच्छा, गाबा सर है नहीं क्या आज? नहीं, गाबा सर वीकेंड का फायदा उठाने के लिए चले गए हैं पहले। ओके, गाबा सर दिख नहीं रहे हैं। चलिए तो मानस आपसे शुरुआत कर देते हैं, फिर आप बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा और बजाज ऑटो पे बिकवाली करनी है। पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 4950 को स्टॉक ब्रीच नहीं कर पाया, उसके ऊपर नहीं निकल पाया और वहां पर लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। आज एक प्राइस ब्रेकडाउन जो 4800 के आसपास था, जो सपोर्ट बना हुआ था, उसको ब्रीच किया है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो बजाज ऑटो के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 4811 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं इस फ्यूचर में और नीचे की तरफ 4650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर आप 4750 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 97 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 64 रुपीज के स्टॉप लॉस से 150 रुपए की टारगेट आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। ऑटो शॉर्ट साइड की तरफ 4750 का पुट लेकर चलें या फिर सीधे फ्यूचर्स में आप शॉर्ट करें। बेसिकली स्टॉक में वैसे दबाव देखने को मिला है और यहाँ पर मंदी के ट्रेड के साथ ही रहना है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही आप करें। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मार्केट में सुबह से आईटी ने अपना मोमेंटम बनाए हुए है, जहां टेक महिंद्रा मुझे लगता है आज के दिन के हाई के ऊपर सस्टेन किए है। यहाँ फर्दर मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है। अच्छा OI बिल्टअप बनते हुए दिखा है विद प्राइस राइज 1177 के लेवल्स पर है। ये मोमेंटम फर्दर कैचअप होना चाहिए। 1187 1190 के प्राइस टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1168 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, टेक महिंद्रा आपका बाय ट्रेड है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस वक्त टेक महिंद्रा 1173 पे। सुबह आई थिंक अनुज ने पिक भी किया था इस ट्रेड को, जस्ट जब उस वक्त ये मेरे ख्याल से 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर निकला भी था। नाउ इट्स एट डे हाई। याद रखिएगा 24 जुलाई की कैंडल में आज बड़ी खूबसूरती से एंटर कर गया। अभी भी ये कविता जी का ट्रेड है। चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर आईटी पे ही है और आईटी में अगर मुझे कुछ चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन TCS। स्ट्रक्चर देखिए इसका 3460 3450 ये इसका एक बेस बन रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मॉर्निंग के मुंह के बाद ये साइडवेज हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है इसी बेस के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा ही होगा 3430 के स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट 3435 स्टॉप लॉस भी चलेगा। तो 3435 स्टॉप लॉस के साथ TCS को लॉन्ग करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, वो रहेगा 3540 का। ओके, TCS पे बाय करें तो आज IT के जलवे हैं क्लियरली। अमित सेठ गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी नजर इस समय भारतीय एयरटेल पे है। आज इसका रिजल्ट रिएक्शन भी आ गया, रिजल्ट इज आल्सो आउट ऑफ द वे। 870 में एक इसका ब्रेकआउट जोन था, स्टॉक कंटिन्यूसली वहां पे सपोर्ट लेता और आज भी वहां पे स्टॉक ने रिटेस्ट किया। स्टॉक ने एक आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है अपनी सपोर्ट जोन से और ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों के रेंज को ऑलमोस्ट कवर करने वाला है। इट इज क्लोजिंग अबाउट द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मोमेंटम लगता है अच्छा बना रहेगा। 888 का प्राइस है। नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे 910 रुपए के और स्टॉप लॉस रखूंगा 878 का। ओके, तो भारतीय एयरटेल तेजी का ट्रेड और देखिए स्टॉक आज करीब 2% ऊपर है और आरपू का फिगर कमाल कर रहा है और स्टॉक में थोड़ी सी और जान आई है। राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। लकीली 2 दिन की धुलाई के बाद थोड़ी सी रौनक और हम वीकेंड में उतरेंगे। बताइए क्या ट्रेड लेकर जाएं? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। ट्रेड लेके जाना हो, मैं समझता हूँ एस्ट्रल पॉली के साथ जाना चाहिए।
भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि प्लास्टिक पाइप्स में और एडेसिव दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ देख रही है। इकोनॉमी में डिमांड वापस लौट के आ रही है, रियल एस्टेट में अच्छा खासे जलवे बने हुए हैं, अपटिक बना हुआ है और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का ये जो अपटिक है कुछ दिनों और बना रहेगा। रॉ मटेरियल के प्राइसेस पहले पास ऑन कर दिए गए और अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस में गिरावट देखी जा रही है, तो इनके दोनों तरफ से फ़ायदा आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ अपनी जगह बनी हुई है। स्टोरेज टैंक में अभी इन्होंने 100 करोड़ के आसपास की एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। 500 करोड़ के आसपास कंपनी में कैश पड़ा है जो उनके अधिग्रहण और एक्सपेंशन के लिए काम आता है। मुझे लगता है सारे पायदान पे फंडामेंटली स्ट्रांग खड़ी है और मौजूदा स्तर से छोटी अवधि के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बनते हैं, बट हमारा अनुमान है कि अगर आप कोई 2 क्वार्टर रखता है तो 2400 के टारगेट देख सकता है। ओके अच्छा, अब जरा स्टॉक लेकर आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा का। बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में बड़ी डिक्लाइन आई थी जब उन्होंने ये बताया था कि हम आरबीएल बैंक में इन्वेस्ट करेंगे और अभी 3.8% के करीब लिया और 9.9% तक हम इसको लेके जाएंगे। तो मार्केट ने बहुत पनिश किया इनको कि आपकी कैपिटल एलोकेशन पर ही तो हमने आपको इतनी बड़ी री रेटिंग दी थी, अब आप इसको क्यों दूसरे स्रोत लेके जा रहे हैं। आज अच्छे नंबर्स आए, उसमें स्टॉक चला। उसके बाद लेकिन उनकी एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम 9.9% जो है वो उस पर इंटैक्ट हैं, वहाँ तक तो लेके जाएंगे और हमें को अभी भी लग रहा है कि एक अच्छा बैंक है और अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो इसके लिए वहाँ तक तो हम लेके जाएंगे। ये बात मार्केट को शायद पसंद नहीं आई, इसके लिए स्टॉक में फिर वापस एक डिक्लाइन आई। लेकिन ये चीज़ उन्होंने कही है कि हाँ 9.9% तक तो हम लेके जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं लेके जाएंगे अनलेस कोई कंपेलिंग रीज़न अराइज हो। तो कुछ ना कुछ तो कंपेलिंग रीज़न रहा होगा, तभी तो 10% भी बाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट ये मान के चल रहा है कि नहीं ये तो अब हो गया, ये तो करना है इनको, तो ये इनकी ज़िद है, जो भी है इनको करना है। तो अब मार्केट को अब इस चीज़ को डिस्काउंट करना होगा कि नहीं, आरबीएल में तो इन्वेस्ट ये कर चुके हैं ऑलरेडी और इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है उसमें थोड़े चेंजेस आए इसके लिए, वरना नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिंद्रा के नंबर्स बहुत शानदार हैं, एबिडा मार्जिन काफ़ी शानदार है, नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार है, सेल्स काफ़ी शानदार है और स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा प्री पोजिशनिंग भी नहीं थी। फिर स्टॉक क्यों गिरा? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो आके बोलेंगे कि नहीं हमने बस जितना कर दिया हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं 9.9 तक तो हम करेंगे, उसके बाद तभी करेंगे अगर कंपेलिंग रीज़न होगा तो। राजेश अग्रवाल जी, आपका क्या व्यू होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर? कि हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। इसके खुद के नंबर्स जैसे अभी आप भी बता रहे हो कि बहुत शानदार नंबर आए और ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में पहली बात जो हम इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं तो रूरल इकोनॉमी पे पूरा जोर रहेगा और जिस कारण से महिंद्रा जैसी कंपनियां जो रूरल इकोनॉमी को कैटर करती है वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनके नंबर्स आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स तक तो अभी शानदार रहने वाले हैं, यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जहाँ तक आरबीएल बैंक की बात है 9.9% जो ये ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10% के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है और कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल हाउस है उसको बैंकिंग लाइसेंस अभी तक तो बहुत मुश्किल से या तो मिला ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो दिक्कत की बात है। 10% के ऊपर जा नहीं सकते, तो ये बाज़ार को मान के चलना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है उनको बैंकिंग लाइसेंस अब दिया नहीं जाता है। तो ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम 9.9 तक ही जाने वाला है और उन्होंने कहा भी है कि ये जस्ट एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया हुआ है, तो हो सकता है कि अभी जो गिरावट आ रही है एक अपॉर्चुनिटी दे रही है खरीदारी के लिए। शायद ये डिप एक मौका रहेगा एमएनएम में तेजी करने का और आरबीएल बैंक भी आपके सामने थोड़ा सा नीचे है। चलिए, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है कमिंस। और कमिंस के डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा नर्म है, उस पर मैनेजमेंट से समझेंगे कि एग्जैक्टली आगे की कमेंट्री क्या लग रही है। लेकिन आय देखिए, आय का फिगर करीब करीब 31% बढ़ा, मुनाफे में नियरली 59% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन हाउएवर अनुमान से कम रहे हैं। अब यहां से आगे किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा और साथ ही साथ ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, कंपनी के एमडी अश्वथ राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर राम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपने इनफैक्ट एक कमेंट किया कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं डिमांड आउटलुक को लेकर फॉर द नियर टर्म। क्या वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा कॉशियस रख रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? इज द एनवायरनमेंट नॉट गोइंग एज प्लान्ड और व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी? डोमेस्टिक मार्केट में हम थोड़े कॉशियस हैं क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर में बड़ा प्री बाय का इफेक्ट हुआ, तो हमने
CPCB 2 टू CPCB 4 के ट्रांजिशन के लिए ज्यादा इन्वेंट्री मार्केट में सप्लाई किया है, और जैसे वो इन्वेंट्री कंज्यूम होगा तो द डिमांड फॉर न्यू गुड्स थोड़ा सबड्यूड रहेगा अगले क्वार्टर के लिए। और एक चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में कि गवर्नमेंट में रिसेंटली रिलीज किया है कि CPCB 2 के प्रोडक्ट्स जून 2024 तक बेचे जा सकते हैं। यानी ये जो ट्रांजिशन होने वाला था बिटवीन CPCB 2 और CPCB 4, वो ट्रांजिशन अभी मोर ग्रेजुअली होगा, यानी दोनों प्रोडक्ट्स चलेंगे साइमल्टेनियसली, CPCB 2 भी चलेगा और CPCB 4 भी चलेगा। तो इसके वजह से वो अनसर्टेनिटी है कि कौन सा मिक्स कैसा प्ले आउट होगा मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट्स अगर देखेंगे तो थोड़े रीजन्स यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है अभी ये क्वार्टर में भी। तो फ्यूचर का आउटलुक थोड़ा सबड्यूड है, इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, नहीं सॉरी अश्वथ जी, गुड आफ्टरनून। ये जो CPCB थोड़ा टंग ट्विस्टर है, ये इसका ये जो अनसर्टेनिटी है ये कब तक रहने वाला है? मेरे ख्याल से सिर्फ 2 क्वार्टर का मामला है ये ना? CPCB के डिमांड का अनसर्टेनिटी सिर्फ 1 क्वार्टर का मामला है। तब तक क्लैरिटी आ जाएगा कि कितना मिक्स हम पुराने प्रोडक्ट का बेचेंगे और कितना मिक्स नए प्रोडक्ट का चेंज हो जाएगा। तो बाय नेक्स्ट क्वार्टर क्लैरिटी विल बी देयर कंप्लीटली। तो चलिए, एक क्वार्टर अगर इसको एक बार के लिए हटा भी दें तो उसके अलावा तो आपके पास आगे की विजिबिलिटी तो क्लियर होगी बाकी चीजों को लेकर। हाँ, अगर कमिंस इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन में ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करता है, यानी अगर इंडिया का इकोनॉमी अगले ये डेकेड के एंड तक अगर 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन को जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा देश को। और यानी रोड बनाने पड़ेंगे, पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, मेट्रोज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें बनाने के लिए कमिंस के इंजन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पावर जनरेशन इक्विपमेंट सब लगते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिजनेस का ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। ओके, अश्वथ जी, लास्ट टाइम हमारे साथ अजय जी जब इंटरेक्शन में थे, अनुज और मैं ही बात कर रहे थे उनसे लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद, उन्होंने एक बात की थी कि मतलब कुछ चीज़ों को लेके जो थोड़ा सा वो प्रॉमिसिंग नहीं थे। उन्होंने कहा था सप्लाई साइड कंसर्न्स हैं। एक तो अब वो कितने सुलझे हैं, वो कितने एड्रेस हो गए हैं। दूसरी बात सर, ये जो आपका एक्सपोर्ट था जिसको आप टॉप लाइन एक्सपोर्ट्स को 500 करोड़ के ऊपर ले जाने के काफ़ी वर्क कर भी रहे थे, ये कब तक उसके ऊपर आ जाएंगे? और साथ ही साथ जो दोनों डिवीज़न हैं यहाँ पे, लो हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर, दोनों ने कैसा परफॉर्म किया इस बार? तो डोमेस्टिक मार्केट में लो हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर सभी एरियाज में ग्रोथ ऑब्टेन हुआ है। जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में है वहाँ हाई हॉर्स पावर में ये क्वार्टर में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन लो हॉर्स पावर में हमने थोड़ा सॉफ्टनिंग महसूस किया। ये जो रीजन्स मैंने बताए थे, जैसे कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड थोड़ा घटा है। हम अभी देख रहे हैं कि ये वीक डिमांड सिनेरियो और आगे रहेगा कि हमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, हमें मोर एग्रेसिवली मार्केट में मार्केट शेयर के लिए फाइट करना पड़ेगा। ये सब कोशिश चालू रहेगी अगले क्वार्टर्स में 500 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट्स का टर्नओवर लाने के लिए। जिन फ्रंट पर एक अगर हमें कुछ डिटेल दे सके, क्योंकि लार्जली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके मार्जिन्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 16.2% का एक्सपेक्टेशन था, इट्स कम एट 15.8। ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है अनडाउटेडली, लेकिन यहाँ से आगे मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? क्या वो ऐसी चीज थी दैट्स हेल्ड बैक द मार्जिन्स अ लिटिल बिट? ये क्वार्टर में हमने देखा कि 2-3 चीजें हुई। पिछले क्वार्टर में Q4 में
we had some global reversals and also we had some one-time advantages on wages, etc. Whereas in this quarter, हमने जो हमारे वेज सेटलमेंट्स टिपिकली जुलाई में होते हैं, हमने एक क्वार्टर आगे मूव किया, तो उसकी वजह से वी हैड नेगेटिव इम्पैक्ट इन दिस क्वार्टर. बट अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, ईयर ऑन ईयर ट्रेंड देखेंगे, तो हम तो कॉस्ट का ट्रेंड इम्प्रूव ही होते जा रहा है और कॉस्ट के ऊपर बहुत फोकस है हमारे बिजनेस में. तो हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जो मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है, उस मार्जिन के एक्सपेक्टेशन को मेंटेन कर सकेंगे, बीट कर सकेंगे. अश्वथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट आपको. ये बात हुई कमेंट्स की. आज थोड़ा प्रेशर है स्टॉक में, हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने अच्छा किया. बाय द वे, एक बार जरा मार्केट में कुछ स्टॉक्स देखिए आप इंडिविजुअल. इन्फो एज अब 8% ऊपर. जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, ध्यान रखिएगा आप, और बाकी भी कंपनियों में जैसे हर्षदा एक्सप्लेन कर रहे थे इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो 8.5%. अब वायदा का टॉप गेनर. LIC हाउसिंग 8% ऊपर है. आज सुबह इसको मैं ऑलमोस्ट ढालते रह गया था बिग स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं. एक तो इसके नंबर्स खुद के ठीक ठाक थे, पोजिशनिंग प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट, और कैनपिन होम्स में जो प्रॉब्लम चल रही हैं तो उसका पैसा निकल कर LIC हाउसिंग फाइनेंस में आ रहा है. और जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पर तेज़ी. लुपिन अब 3.5% ऊपर, 1073. क्या शानदार स्टॉक रहा है. वन वे तेज़ी लुपिन में रही है. लेकिन राजेश अग्रवाल जी, एक व्यू दीजिए आप अब इस समय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर. क्या करेंगे यहाँ पर? खरीदारी की सलाह रहेगी. हमने पहले भी इसमें कई बार खरीदारी की सलाह दी है और जो नतीजे आए मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आए. 43% का जंप स्टैंड अलोन प्रॉफिट पे था. स्ट्रॉन्ग डिमांड है हाउसिंग में. NII भी अगर आप देखो तो 38% के आसपास बढ़ के आया है. नेट NPA जो एसेट क्वालिटी की भी अगर बात करें तो 2.99% आई है 3.01 के सामने. हाउसिंग डिमांड बढ़ी हुई है. LIC इसमें 45% के आसपास की होल्डिंग है लाइफ इंश्योरेंस की. पेरेंटेज अच्छी होने के कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम रहते हैं. डिविडेंड यील्ड देखें 2% के आसपास आती है और वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है. 8 के आसपास की पी और 0.85 की प्राइस टू बुक वैल्यू. इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क दिखाई नहीं देता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए. मध्यम अवधि का टारगेट हमारा इसमें 470 रुपये का है. 470 रुपये का टारगेट है. SBI की मैनेजमेंट तैयार हो रही है, कुछ ही देर में कट करेंगे वहाँ पर. दिनेश खरा साहब तैयार हैं. एक काम करते हैं, जितनी देर में वो दिनेश खरा साहब बोलना शुरू करेंगे उतनी देर में 2 प्रीव्यू और कर लेते हैं. बालकृष्णा इंडस्ट्रीज और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आएंगे. दोनों का अनुमान लेकर सुमित यहाँ पर आ गए हैं. सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए. आफ्टरनून. देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये पिछली बार बहुत चर्चित था क्योंकि इनकी इनपुट कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट लास्ट क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा था. लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके लिहाज से YOY बेसिस पर सबड्यूड साइड पर नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे. EBITDA 592 करोड़, मतलब रेवेन्यू फ्रंट पे सबड्यूड होंगे, लेकिन अदरवाइज नंबर्स के अंदर पिकअप है YOY और Q-on-Q दोनों आधार पर. तो अदरवाइज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 20% से बढ़ के 23% मार्जिन रहेंगे और EBITDA 547 करोड़ से 593 करोड़ पे इस तिमाही में रहने का अनुमान है. वॉल्यूम फ्रंट पर गिरावट है जो कि रेवेन्यू के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रही है. वॉल्यूम रियलाइजेशन दोनों टूटेंगे, लेकिन क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हुई है उसका एक बड़ा बेनिफिट कंपनी के जो मार्जिन पिक्चर है उसके ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा. लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं. सीक्वेंशियल इनकी रियलाइजेशन भी अच्छे हैं और वॉल्यूम में भी एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. साथ ही साथ कंपनी का जो ओवरऑल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंप्रूव है. नए प्रोडक्ट लाइन जो है वो थोड़ी बेटर साइड पर है, वो कंपनी के लिए कामकाज करेगी. और आने वाले समय में कंपनी यही मान के चल रही है कि एक अच्छे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि मार्जिन की कॉस्ट अब स्टेबल हो चुकी है. तो बालकृष्ण YOY बेसिस पे ऑपरेशनल नंबर अच्छे हैं. रेवेन्यू फ्रंट पर थोड़ा सा प्रेशर आपको वहां दिखाई पड़ेगा. इसके अलावा दूसरा नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा का. बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स बड़े क्रूशियल हैं क्योंकि Q-on-Q बेसिस पे नंबर से थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि प्रोविजनिंग का नंबर काफी हाई है Q-on-Q बेसिस पर. ये NII का फिगर है 11,310 करोड़ रुपए, मुनाफा 4,140 करोड़ रुपए. YOY बेसिस पे एक लो बेस का बढ़िया बेनिफिट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा. डिपॉजिट ग्रोथ 18%, करीब 18.8%, जो कि पिछली बारी 10.9% थी YOY बेसिस पर. लोन ग्रोथ करीब 20.2%, जो पिछली बारी 19.6% के आसपास थी YOY बेसिस पर. प्रोविजनिंग 1550 करोड़ है, लेकिन ये पिछली बारी Q-on-Q बेसिस पे 1420 करोड़ से बढ़कर आ रही है, जो कि बॉटम लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी Q-on-Q बेसिस पर. ग्रॉस NPA 3.7%, मोर लेस फ्लैट Q-on-Q, और नेट NPA 0.8%, मोर लेस फ्लैट
क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के नंबर्स वीक, फ्लैट टू वीक साइड पर रहेंगे। वाई बेसिस पे ये नंबर्स थोड़े से बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गए नंबर्स की बात। अभी काम करते हैं, एक बार एसबीआई के प्रेशर में कट करते हैं। Year, all scheduled commercial banks credit has grown by 16.2% and aggregate deposit has grown by around 12 to 13%. As demand for credit continues, we expect credit and deposit may grow up by 14 to 15% in financial year 24. In the backdrop of this economic environment, I would like to place before all of you the highlights of the bank's performance in quarter one of financial year 24. I am pleased to announce that for once again we have recorded the highest ever profit, and also this is something which is a matter of pride for us. It may not be out of place to mention that very often there is a tendency on the part of the analyst community to really evaluate the performance in terms of quarter on quarter. We have to be very mindful of the fact that the quarter one is always a unique quarter because of the two reasons. Invariably in the last quarter we have sufficient earnings. Various one-offs are there which are getting recorded, whereas in the first quarter those benefits are not available. Secondly, when it comes to asset quality as well, when we reckon the stress or NPA or SMA, they are at a point of time, whereas the fact of the matter is that at a point of time there could be a deterioration, but overall the recovery keeps on happening every day. For instance, in the current instance also, when we look at our SMA 1 and SMA 2, which is actually stress is somewhere around 7,000 odd crores. But if we look at it at the end of the month of July, we have already recovered 1,500 crores out of that. So I think to that extent it is very material that we should actually evaluate YOY performance in the first quarter as compared to the first quarter of the previous financial year. So in that context, we have posted the highest ever quarterly profit of 16,884 crores. Net profit for this quarter one has increased by 178% YOY, with operating profit at 25,297. It has increased by 98.37% on a YOY basis. ROF the bank for quarter one has improved by 74 basis points and it is at 1.22%. ROE has improved to 24.42%. Most other core profitability metrics have also improved sequentially as well as on a YOY basis. Net interest income for quarter one increased by 24.71% on the back of improvement in yields and continuing credit offtake. Domestic NIM stands at 3.47% and it becomes all the more relevant in the context of our bank because our international book is just about 5 lakh crore, 5 trillion, and our total asset side is about 33 trillion. And also when it comes to international book, we are very, very mindful in terms of the evolving global economy and the kind of stresses and strains which are evident in the global economy. So that's the very reason why our domestic book has grown almost at about 15% plus, whereas the international book has grown little lower, and that is a very, very conscious effort on our part. ओके, देखिए वो एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर हैं, वो फ्लैशेस भेजते रहेंगे और हम डालते रहेंगे यहाँ पर। एक जो चीज़ खरा साहब ने कही कि ऑब्वियसली, खैर हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को आदत है ये, जब भी कुछ चीज़ ख़राब होती है तो वो जर्नलिस्ट के ऊपर डाल दी जाती है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देख रहे हैं। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ नंबर्स देखे जाते हैं, जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी, उसको आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट को हम ईयर ऑन ईयर ही लेते हैं, उसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं लेते हैं। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ NIM को लेते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को, कि पिछले साल क्या मार्जिन थे उससे कोई लेना देना नहीं है।
हर क्वार्टर में आपकी किस तरीके से कॉस्ट ऑफ फंड चेंज हो रही है उससे वास्ता होता है। इसके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन मार्केट देखती है, जर्नलिस्ट सिर्फ उसको रिपोर्ट करते हैं। हम भी इसलिए देखते हैं क्योंकि ब्रोकरेजेस यही देखते हैं, तो उसके लिए हम भी यही देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। ये नंबर देखिए, पैट और एनआई के हमने ईयर ऑन ईयर दिखाए हैं, सिर्फ एनआईएम का नंबर हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया है। तो वो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट सिर्फ इस तरीके से देखते हैं, मार्केट इस तरीके से देखती है। एसेट क्वालिटी का भी यही मामला है, क्योंकि एक ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आप एक पर्टिकुलर नंबर पर आ गए, उसके बाद 3 क्वार्टर पहले वो नंबर क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कही जिस पर मैं सहमत हूँ कि पिछले क्वार्टर में कुछ वन ऑफ्स थे जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके कंपैरिजन में क्योंकि इस क्वार्टर में कोई वन ऑफ्स नहीं है, इसके लिए आपको ये अर्निंग्स थोड़ी सी कम लगेंगी। ये बात से मैं उनकी सहमत हूँ। तो चलिए ये बात उनकी मान लेते हैं। मानस, टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी वीक हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते एक बड़ी रैली बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद 52 वीक हाई निकाल देगा। उसके बाद इसमें ब्रेक आया और आज मानस इसमें एक कोलैप्स। एसबीआई को कैसे रीड कर रहे हैं आप? देखिए, डेफिनेटली अगर हम चार्ट्स की बात करें तो 2 दिन पहले ही वीकनेस देखने को मिल रही थी जब 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया था। आज इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज दोनों को ब्रीच किया। और ध्यान रखिए, आज वीकली क्लोजिंग है, तो अगर वीकली क्लोजिंग हमें 575 के नीचे देखने को मिलेगी तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और बिगड़ेगा और हो सकता है आपको 550 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, या तो हमें ब्रेकआउट अगर 590 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तब खरीदारी करनी है, और ये तो नीचे अगर 550 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले और कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले तब वहां पर खरीदारी करनी है। बट ये गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए इस गिरावट पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस डिप पर खरीदारी ना करें, कुछ और कमजोरी देखी जा सकती है, उसके बाद सेटल होने दें, फिर रिविजिट करेंगे। अच्छा, इस बीच रिटेल ग्रोथ करीब कह रहे हैं कि 16%, लेकिन ध्यान रहे इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी वो नियरली 16% की थी, वो 14% के आसपास आई है। उस पर ब्रेकअप आएगा कुछ देर में कि एग्री लोन से क्या परेशानी हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्पेसिफिकली। अच्छा, इस बीच बाकी नतीजे जो आने वाले हैं सोमवार को, गोदरेज कंज्यूमर, इंडिया सीमेंट, टाटा केमिकल्स, 3 कंपनियां जिसको लेकर काफी वैसे भी उत्साह होता है, स्पेशली गोदरेज कंज्यूमर और टाटा केमिकल्स। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, गोदरेज कंज्यूमर के लिए एक क्वार्टर क्रूशियल था क्योंकि पिछले क्वार्टर में वो रेमंड डील थी, तो इसलिए आप वाई बेसिस पे इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इसका कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। ये वाई बेसिस पे जो ब्रोकरेज एस्टिमेट लगा रहे हैं 494 करोड़ रुपए के आसपास, ये अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो ये करीब 474 करोड़ रुपए के सामने आएगा, 494 करोड़ रुपए का नंबर। और रेवेन्यू फ्रंट पे 3200 करोड़ रुपए के सामने आएगा, 3570 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का रेवेन्यू का नंबर। इबीटा फ्रंट पर 707 करोड़ रुपए का एक आंकड़े का अनुमान बाजार लगा रहा है, जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पर 665 करोड़ रुपए के सामने आएगा। और मार्जिन 19.8 20% से गिर कर आएंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। वाई क्योंकि वो अभी रेमंड का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपको लो बेस वहां पर दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज भी कंपनी में क्योंकि इनपुट कॉस्ट में बहुत तेजी से गिरावट आई है, इसकी वजह से कंपनी के नंबर्स में आपको थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा रेवेन्यू मार्जिन फ्रंट पर। लेकिन जो रोड मैप, मतलब आगे का रेमंड का एक्विजिशन है, उसके बाद की रोड मैप कैसे बन रही है, कैसे उसको गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे, फेस्टिव डिमांड को लेकर क्या पिकअप है, क्या प्लानिंग है आगे, वो सब चीज़ें तो इनके उसमें रहेगा ही आउटलुक में। लेकिन हाउस होल्ड स्पेस को लेकर क्या पिकअप है, स्पेशली इनके इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर क्या पिकअप है, वो बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्यू ऑन क्यू नंबर देखिएगा, वो ज़्यादा रिलेवेंस रखेंगे। इसके अलावा नंबर आने हैं इंडिया सीमेंट के। इंडिया सीमेंट के केस में डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यू रहने का अनुमान ब्रोकरेज हाउसेस लगाकर चल रहे हैं। रेवेन्यू करीब इस तिमाही के अंदर 1393 करोड़, जो कि 1446 करोड़ से गिरकर आएगा। इबीटा घाटा 17.6 करोड़, जो कि 30 करोड़ के सामने आएगा, ये स्टैंड लोन नंबर्स हैं। और मुनाफा 76 करोड़ के सामने 86 करोड़ का घाटा इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है स्टैंड लोन बेसिस पर। वीक क्वार्टर रहेगा, फ्लैट वॉल्यूम रहेंगे, वीक रियलाइजेशन रहेगा, थोड़ा बहुत फ्यूल कॉस्ट का एक बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन इबीटा लॉस कंटिन्यू रहेगा स्टैंड लोन बेसिस पे। तो वीक साइड पे नंबर आप इंडिया सीमेंट में मान के चले, लेकिन कुछ हद तक शायद डिस्काउंट स्ट्रीट करके चल रहा है। लास्टली टाटा केमिकल के केस में, क्योंकि बाजार बहुत हद तक ये स्टॉक में ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है, थोड़ी सी वीकनेस प्रिवेल कर ही रही है, तो नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो 4560 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर है 4000 करोड़ रुपए के सामने। इबीटा 1030 करोड़, जो कि 1020 करोड़ रुपए के सामने आएगा। और मुनाफा 530 करोड़ 590 करोड़ रुपए के सामने आएगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी कंपनी की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी। लेकिन जो कंपनी का यूरोपियन बिजनेस है, अमेरिकन बिजनेस है
और साथ साथ केनियन बिजनेस है। ये तीन साइड पे इसकी कमेंट्री क्या रहती है। वैसे भी इस क्वार्टर का एक ट्रेंड रहा है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो केमिकल कंपनियां उनके नंबर्स अच्छे आए हैं, वाई वाई बेसिस पर वीक आए हैं, तो शायद वही ट्रेंड यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा। उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जिन पर नजरें रहेंगी। इस बीच समित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, आफ्टरनून। एक तो टाटा केमिकल्स पर एक व्यू दे, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने काफी इंटरेस्ट बटोरा है, और एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि टाटा केमिकल्स के केस में उनकी सोडा ऐश की प्राइसेस में उन्हें अच्छी खासी कटौती की है। वो देखना होगा किस तरह का इम्पैक्ट लाता है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर। लेकिन चार्टिकली अब क्या कर रहा है स्टॉक? 1051 के आसपास जो ट्रेड दिखा रहा है। देखिए हर्षदा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर ये स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेट किया है। जो भी मार्केट में एक रैली आई है उसमें पार्टिसिपेट ये स्टॉक ने नहीं किया है। इनफैक्ट एक रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था और वो रेंज कहीं ना कहीं नैरो होते जा रही थी। सो लास्ट वीक फ्राइडे को हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ये स्टॉक में, ये एक जो कंसोलिडेशन एक कंजेशन फेज इसका बन गया था, वहां से इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया। मल्टीपल उसने टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी वहां पे ब्रेकआउट दिया था। वॉल्यूम एक्टिविटी देखे तो काफी साइजेबल वॉल्यूम के साथ ये डेवलपमेंट हुआ है, और ये वीक हमने थोड़ा फॉलोअप और फिर प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट वापस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे 1020 के आसपास, ये उसके अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करके ओवर के आएंगे, और लोअर लेवल्स पे इसमें बाइंग होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि इसका जो स्लम्बर फेज है वो यहाँ पे अभी ओवर हो चुका है, और यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा पार्टिसिपेट करना यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो नियर टर्म पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि ये 1100 तक मूव कर सकता है। बट अगर आप 1 से 1.5 महीने का व्यू पकड़े तो ये स्टॉक में ये रैली 1140 1160 तक भी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानस आपके पास आ रहे हैं, आपका सस्ता ऑप्शन प्ले। देखिए, आईटी स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स ने हमें आज फ्रेश ब्रेकआउट दिखाए हैं, और उनमें से एक विप्रो भी है, जहां पे करीब 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 407 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। स्टॉक अब अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो विप्रो के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 410 वाला कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, और 17 रुपए 18 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो विप्रो का 410 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। 410 का कॉल लेने की सलाह, विप्रो आईटी काउंटर्स पर ही नजर, और यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड। राजेश सातपुते, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, मेरी नज़र है वोल्टास पे। अगर आप वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें तो वोल्टास में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। इसने अपने 100 डीएमए को सरपास किया है। नाउ इट इज इंचिंग टुवर्ड्स 200 डीएमए, जो करीबन 840 है। तो 840 के टारगेट के लिए वोल्टास को बाय करें। 824 फिलहाल ट्रेड हो रहा है, 815 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, वोल्टास 824.80 पे अगला ट्रेड पकड़ते हैं राजेश जी के साथ, कविता जी के साथ। चार्ट का चमत्कार, कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? Yeah, so Voltas was on my radar too, but चार्ट का चमत्कार नाउ रिलायंस में एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। 2515 के ऊपर ये अपने 10 डेमा को रीगेन करते हुए दिखेगा इन फ्यूचर्स। इन केस कैश लेवल की अगर बात करें तो 2507 के ऊपर ये निकला है अपने सारे एवरेजेस के ऊपर, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन डेवलप करते हुए दिखा है। तो यहाँ एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2540 रिलायंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2490 का। ओके, रिलायंस ध्यान रखिएगा, रिलायंस पर ट्रेड इनिशिएट हुई है तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगा आपका। लेकिन अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए, क्या स्टॉक चूज किया आपने? देखिए, मैं कैस्ट्रॉल इंडिया के साथ जाना चाहूँगा। लुब्रिकेंट बनाती हुई कंपनी अपने आप में मार्केट लीडर है, और जिस तरीक़ा से ऑटो और ऑटो इंसिलरी में मूवमेंट बनी हुई है, ये कंपनी भी डायरेक्टली ऑटो इंसिलरी से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इस बार के जो नतीजे आए उसमें अगर आप देखो तो रेवेन्यू 1334 करोड़ का आया 1242 के सामने, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 9% की बढ़त देखी गई। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कई महीनों से क्रूड के प्राइसेस बहुत स्टेडी बने हुए हैं, और चूंकि क्रूड इनका मुख्य रॉ मटेरियल है, इस वजह से इनके जो बेनिफिट्स हैं वो बने रहेंगे। उसके अलावा अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो एक इतनी बड़ी मार्केट लीडिंग कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड 14 की पी पे ट्रेड कर रहा है, 4-5% की तो डिविडेंड यील्ड बैठ रही है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग कैश पड़ा है, बैलेंस शीट में बहुत अच्छा कैश पड़ा है। मैं समझता हूँ 170-174 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए।
ओके, कैस्ट्रॉल में करीब 174 का लक्ष्य है। ये चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे मैं रख देता हूँ एक बार। शुरुआत की थी हमने मानस से, मानस ने आज सस्ता ऑप्शन सुझाया था और आपकी स्क्रीन पे पहला ट्रेड जो दिया गया था वो था आज विप्रो का 410 का कॉल ऑप्शन करीब 17-18 के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड आया राजेश सतपथी जी ने पिक किया बेस पर वोल्टास को। वोल्टास उनकी कॉल थी, हालांकि कविता जी की भी नजर इस पर थी। 840 का लक्ष्य है, 825-85 पर ट्रेड करता हुआ कविता जी ने अल्टीमेटली पिक किया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, बट यहाँ पे 2715 के जोन के ऊपर इट्स अ बाय ऑन रिलायंस, 2540 का लक्ष्य है। और राजेश अग्रवाल जी ने आज के स्टॉल को पिक किया। समित चौहान जी से उनका ट्रेड अभी लेना बाकी है। समित, आपके मुताबिक अच्छा इस बीच SBI नाउ एट डेलो 574-65 पे डेलो पे ट्रेड कर रहा है, एंड थैंक्स टू ICICI बैंक और HDFC बैंक। इसके अगेंस्ट इन दोनों स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिया, तो उसने बैंक निफ्टी को सिंक होने से बचा लिया। अदरवाइज आई थिंक कहानी दूसरी होती। HDFC बैंक और ICICI बैंक ने बीते एग्जैक्टली लगभग 2.35 से लेके अब तक एक अच्छा स्विंग दिया है। ICICI बैंक 965 से 974 हो गया और HDFC बैंक पीडी हाई पर है, तो इन्होंने दोनों सेव किया। अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 575 डेलो पर ट्रेड करता हुआ। समित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या कन्विक्शन दे रहा है आपको इस वक्त? देखिए, आई थिंक इनिशियली जो सुबह हमने मार्केट में रिकवरी देखी है वहां पे क्लियरली IT स्टॉक्स ने लीड लिया था, तो उसी में से हम जाना चाहेंगे। FCL टेक का काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर हम देखें तो लास्ट 2 महीनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, बट ये कंसोलिडेट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा था और आज वो पैटर्न से हमने ब्रेकआउट देखा हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ से HCL टेक में मूव एक्सटेंड हो सकते हैं और जो रिसेंट स्विंग हाइज है 1200 के आसपास, तो वो ये रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे HCL टेक हम बाय करने की सलाह देंगे। 1120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस, 1200 का अंडरलाइन में इसका टारगेट होगा। बट अगर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ पे 1150 एट द मनी स्ट्राइक बाय कर सकते हैं, जो अभी 26 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसमें 17.80 का स्टॉप लॉस और 45 का टारगेट रहेगा। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे। देखिए, हमारी जो निफ्टी बैंक के अपसाइड की थ्योरी थी उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण और आई थिंक इंडिकेटर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अनुज, आज से 5-7 रोज पहले आप और मैं जब बात कर रहे थे कि पॉसिबली अगला एक बड़ा ट्रिगर होगा SBI के NIMs, बट आई थिंक ये NIMs डिजास्टर्स रहे और वो थ्योरी की जो थी ना पूरी की पूरी, उसको कुछ हद तक सबसे बड़ा डेंट इसी से पहुंचा है। SBI की ये प्राइस परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक के उस स्ट्रक्चर को कितना इम्पैक्ट करेगी? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ICICI बैंक पहले ही काफ़ी चल चुका है, HDFC बैंक खुद इटसेल्फ एक स्ट्रगलिंग जोन में है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिल्कुल वीरू, देखिए मैं इसमें ना 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो मैं नंबर्स पढ़ रहा हूँ, लोन ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट रही है इनकी और NII क्लियरली इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो क्लियरली कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हमको पता था, हमने ये डिस्कस किया था लगातार चैनल पे कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये नहीं पता था मेरे ख्याल से। ये आई थिंक अपने आप में एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन वीरू, एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि इससे पहले ICICI बैंक के नंबर्स आए थे, वो तो बहुत शानदार थे, उसमें तो कोई कंप्लेन नहीं थी हमको। उसके बाद भी वो स्टॉक चला नहीं। आपने देखा होगा कहाँ तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुँच गया था। मेरी आज एक बैंकिंग एनालिस्ट से बात हो रही थी, काफ़ी सीनियर बैंकिंग एनालिस्ट हैं, काफ़ी स्ट्रीट उनको रिस्पेक्ट करती है, उनसे बात हो रही थी। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि ये बैंकिंग स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद, और SBI के तो नंबर्स भी थोड़े ख़राब आ गए थे। उसका जो मेन रीज़न ये है कि जो डिपॉजिट रेट्स थे सिस्टम में वो कुछ टाइम से बढ़ रहे थे और वो NIM में उसका पेन क्लियरली रिफ्लेक्टिव है। और दूसरी तरफ इवन ये जो एसेट क्वालिटी है, जो SBI की पिछले क्वार्टर तक लग रहा था कि वो एसेट क्वालिटी काफ़ी ठीक हो रही है, इस क्वार्टर में एकदम से उनकी एसेट क्वालिटी ख़राब हुई है। आप देखिए उनके NPAs और इवन जो स्लिपेज नंबर है वीरू, वो तो एक कॉकटेल था उस दोनों का, इसकी वजह से ये आपने डिक्लाइन आई है। लेकिन इसमें एक चीज़ फेवर में SBI के, ये 1.1 टाइम्स प्राइस टू बुक है, ये बिलो 1 नहीं जाएगा। तो बिलो 1 का मतलब है 540, 550, उसके नीचे जगह नहीं है। वहाँ पे गया ना बहुत बाइंग आएगी SBI में, फिर वो लीप ऑफ फेथ बाइंग आएगी, क्योंकि उसके नीचे मुझे लगता नहीं कि जाएगी वहाँ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे, अच्छा 540 और 560 की रेंज में ही इसका 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज भी अलाइंड है। खैर, इस बीच ये हम एक लाइकली टू बी जो SBI है उसकी प्राइस परफॉर्मेंस का निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको देख रहे थे। लुक एट वोल्टास नाउ। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे अब मेरे ख्याल से इस ट्यूसडे से लेके अब तक इसमें आप समझ लीजिएगा कि
770 से लेकर 820 तक का स्विंग। वो मुझे याद अच्छी तरीके से 10 बजे के कार्यक्रम में सुशील जी थे हमारे साथ, मैंने पूछा था ये प्रश्न कि क्या अब इस डिफरेंशियल को प्ले करना चाहिए। डिक्सन, हेवल्स कहाँ चले गए स्टॉक्स, और ये आपका 100 डे पे पड़ा हुआ है 52 वीक लो पे। राजेश अग्रवाल जी, आपका भी क्या यही सिमिलर व्यू होगा? वोल्टास इस वक्त एक बेस्ट बाय दे रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, वाइट गुड्स सेगमेंट में, कैपिटल गुड्स में? देखिए, अगर बाज़ार को देखें तो लगभग न्यू हाई की तरफ जा रहा है। 19,992 एक नया हाई बना कर आया, और वहाँ अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखो तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और वहीं वोल्टास को अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 52 वीक हाई या अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आधे के वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके कि स्ट्रॉन्ग डिमांड थी इस बार की जो गर्मी पड़ी उसको देखते हुए। थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको इंटरनेशनल मार्केट से आई है, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो गए हैं। इस लेवल्स पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस अच्छी बनी रही तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। तो इसमें एक स्टैगर्ड भाव से खरीदारी की ही सलाह रहेगी, स्टैगर्ड वे में बाइंग की सलाह रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं। सुबह हमने बात की थी एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया से। भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर वो काफ़ी बुलिश हैं। उनका मानना है कि बाज़ार में किसी तरह का कोई बबल नहीं है, और किन सेगमेंट्स पर वो पॉजिटिव हैं ये सुन लेते हैं, और ये भी बताया इन्होंने कि किन सेक्टर से आपको इस समय बचना चाहिए। इंडिया को देखो तो आई थिंक इंडिया में ग्रोथ का कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि 2022 में जब ये पूरी दुनिया रिसेशन की बात कर रही थी, इंडिया में हमारा डिस्कशन होता था कि 6% ग्रोथ होने वाली है कि 7% ग्रोथ होने वाली है, और आप जान सकते हैं कि कौन सा डिस्कशन बेहतर होगा। एंड वी एंडेड अप ग्रोइंग एट 7%। अभी नेक्स्ट 2-3-4 साल में भी हमारी ग्रोथ 6-7% से नीचे दिख नहीं रही है। इनफैक्ट जिस हिसाब से सब वो बोले ना समीकरण बैठ रहा है सब फैक्टर का, आई थिंक इंडिया इस समय जो स्वीट स्पॉट पे है वो मुझे लगता है बहुत सालों के बाद ये स्वीट स्पॉट देखने मिलेगा। आई थिंक इस समय सब अच्छा है, वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं हैं। वी आर 18.5-19 टाइम्स FY25, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बबल कोई जोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड बट नॉट एग्जॉर्बिटेंटली ओवर वैल्यूड, और यहाँ से भी अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा बोलते हैं ना मॉडरेट या सेटिस्फैक्ट्री टाइप का है 12-15% का, तो आपको 12-15% क्या अगर मिल सकता है यहाँ से? मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। तो रिजल्ट जैसा आपने कहा बहुत अच्छे आए थे, आगे भी 2-3 साल रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो एनपीए बचे नहीं, दूसरा अगर देश ग्रो हो रहा है तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ के भी नंबर्स ठीक ठाक आएंगे। और अभी लग भी रहा है कि एक बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो कम से कम है ना स्टेबल हो गया है। तो एक तो है ना थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा लोगों को कि बहुत मोमेंटम है बाजार में, और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, फिर आप वैल्यूएशंस को भूल जाते हैं, और आप जस्ट बिकॉज कोई एक थीम चल रही है, डिफेंस चल रही तो सब डिफेंस के शेयर चल गए, रेलवे चल रही तो सब रेलवे के शेयर चल गए, ईएमएस चल रहा है तो सब ईएमएस के शेयर चल गए, उसमें गलत टाइम पे हम गलत स्टॉक में घुस जाते हैं। तो थोड़ा एक केयरफुल रहिए। हमारा ये व्यू रहता है वी हैव टू बी राइटली इन्वेस्टेड देन फुल्ली इन्वेस्टेड। तो अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर हम बाजार की परवाह नहीं करते हैं। बट जहाँ तक मीडियम और लॉन्गर टर्म थीम का है, आई थिंक जो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है या एक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, आई थिंक उसमें हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा एक डिमांड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स दिख रही है। तो आई थिंक देयर वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। ओके चलिए, तो सुनील सिंघानिया अभी काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेकर लौटेंगे तो मार्केट का इस हफ्ते का आखिरी आधे घंटे का ट्रेडिंग एक्शन। वेलकम बैक। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। MRF 1,12,000, 1 लाख क्रॉस करने में टाइम लगाया, लेकिन अब उसके बाद रुक नहीं रहा ये स्टॉक। MRF पर राजेश अग्रवाल जी क्या भी होगा अब? देखिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के होल्डर्स को रखना चाहिए, बट इस लेवल्स पे मेरे हिसाब से इससे बेहतर ऑप्शंस टायर इंडस्ट्री में उपलब्ध हैं।
कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा से कोई कारण से दबाव आता है तो मेरे हिसाब से वहाँ ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑफ हाईवे टायर्स में एक बड़ी कंपनी है और वहाँ जिस तरीक़े से इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है उसका फ़ायदा मिलेगा। इवन जेके टायर जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं वहाँ ख़रीदारी की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमआरएफ में कोई दिक्कत है, बट एमआरएफ अब इतना महंगा हो चुका है कि उसमें आपको अल्फ़ा जनरेट करने की थोड़ी दिक्कत आएगी, जबकि इन शेयर्स में आपको रिटर्न्स बेटर बैठेंगे। एमआरएफ 1,11,480 का। इस बीच कैपिटल गुड्स स्पेस लेके आइए, एक दो स्टॉक्स और। देखिए अभी कुछ देर पहले हम कमेंट्स की मैनेजमेंट से मुखातिब तो हुए ही थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए आप। ये एबीबी बार बार 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से एक पुल बैक ले रहा है। एलएनटी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ अभी फॉर द टाइम में, क्योंकि एक बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद ये अपना 20 और 10 के ऊपर रेस्ट ले रहा है। मानस एक बार ज़रा एबीबी को देखिएगा, या फिर आप मेरे व्यू से ना सहमत होते हुए एलएनटी को पिक करना चाहें। देखिए कमेंट्स में तो अभी रिजल्ट्स रिएक्शन आ रहा है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा वर्डिक्ट, बट ये डिप टुवर्ड्स 20 डेमा ऑन एलएनटी और डिप टुवर्ड्स 50 डेमा ऑन एबीबी राइड करने के लिए बेटर क्या लग रहा है आपको इस वक्त मानस? जी, तो देखिए एलएनटी पे तो नहीं, मैं एलएनटी को अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरा समझना है कि जब तक 2660 के ऊपर एलएनटी ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी तक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। 2570 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो केवल 2660 के ऊपर ही करेंगे। जहां तक बात एबीबी की है, देखिए एबीबी में चांस है कि यहाँ से आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले, जिसमें शायद आपको 150 रुपए का वो करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4350 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 4600 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये एबीबी की बात, लेकिन एक बार फिर से ये न्यू एज कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फो एज, जिसमें आज हम देख रहे हैं बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ और अच्छा एडिशन देखने को मिला है। 4926 के लेवल्स दरअसल 4931 हो गया वायदे बाजार में, 7.5% के गेन्स है। अमित, इस पर एक टेक चेक दीजिए। कंसिडरिंग इसका 13.39% स्टेक जोमेटो में, इसका लगभग 19.5% स्टेक पीबी फिनटेक में है। तो अब जोमेटो के नंबर्स में जो डिलीवरी हुई है प्रॉफिट की, उसका फायदा मिल रहा है। उम्मीद है कि पीबी फिनटेक की ट्रैजेक्टरी भी और मजबूत रहेगी, इसीलिए जमकर खरीदारी हुई है आज, वो बड़ा बार बना है। यहां से आगे क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? जी हर्षद मैम, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 4750 पे इसका एक स्विंग रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने आज काफी कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। आज के सत्र में वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है इसमें 51, 5200 के टारगेट्स अनफोल्ड करते हैं आज के सत्र में। लेकिन हम 7.85% मूव देख रहे हैं, तो फ्रेश पोजीशन की अभी सलाह नहीं दूंगा। जिनकी पोजीशन है वो डेफिनेटली बने रहे, एक 4800 का 2% का स्टॉप लॉस रखें, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 5100, 5150 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इन्फो एज में। ओके, चलिए ये हो गई बात इन्फो एज की। 8% के मूव इस समय यहाँ पर LIC हाउसिंग शानदार मूव स्पॉटलाइट में था ये 3-4 दिन पहले हमारे। कल इसमें एक्चुअली काफ़ी गिरावट आई थी नंबर्स के बाद, लेकिन आज अच्छे मूव्स और करीब 7% के मूव्स यहाँ पर इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक लेकर आइए, जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर राजेश अग्रवाल जी, क्या कुछ एक साइन है क्या कि जो एक वन वे डिक्लाइन आई थी वो खत्म हो रही है जुबिलेंट फूडवर्क्स में? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ चार्ट में स्ट्रेंथ है यहाँ पर। देखिए QSR एज ए स्पेस में थोड़ी दिक्कतें इन्फ्लेशन वगैरह को लेके थी। रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, जिस कारण से हमने पूरा दबाव देखा। अब चूंकि जोमेटो में भी हमने देखा है बॉटम लाइन पॉजिटिव आती हुई, जिसने बाज़ार को एक सहारा दिया है QSR स्पेस में दोबारा से ध्यान देने के लिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स की अगर ख़ास भी बात की जाए तो 1800 से भी ज़्यादा डोमिनोज के रेस्टोरेंट हैं इनके 393 सिटीज़ में। और अगर QSR की डिमांड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते पिकअप हो रहा है आने वाले दिनों में। थोड़ी सीजनैलिटी थी, दिक्कतें थी, दूर हो गई। कंपनी ने ये कहा है कि 750 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन करेंगी इस फाइनेंशियल ईयर में। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो जो 200 सवा 200 नए आउटलेट्स खोलने की बातें कर रही हैं, उसको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है बाज़ार। और जो गिरावट आई थी वहाँ भी जो वैल्यूएशन की दिक्कत थी, वहाँ भी थोड़ा कंफर्ट आने लगा है। 515-20 के आसपास यहाँ पे उतनी ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। छोटी अवधि में मुझे लगता है कि 575-80 के टारगेट इसमें आ सकते हैं।
ओके चलिए फिर अब एक काम करते हैं, एक बार जरा मार्केट लेकर आइए जरा, एकदम से वापस मूव आया निफ्टी इस समय डे हाई पर, और बैंक निफ्टी मतलब ऑलमोस्ट डे हाई पर, और बैंक निफ्टी में मूव आया, और ये दो स्टॉक्स की वजह से, रिलायंस और एक बार HDFC बैंक, दोनों का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा। रिलायंस और HDFC बैंक दोनों में इस समय एक मूव आया, और मूव देखते हैं क्लियरली। ये HDFC बैंक इस समय करीब करीब 1.5% ऊपर, और रिलायंस भी लेकर आई जरा, रिलायंस भी इस समय डे हाई पर। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं प्रकाश दीवान और इनके प्रकाश दीवान। प्रकाश जी गुड आफ्टरनून। पहले तो शुरुआत करेंगे SBI पर आपके रिएक्शन के साथ। काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रही है स्ट्रीट, क्या ये SBI स्पेसिफिक है या बिकॉज ओवरऑल मार्केट बैंकिंग पर थोड़ा नर्वस है, नेगेटिव है इसके लिए? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए SBI के नंबर्स लास्ट में आए हैं, मतलब बड़ी बैंकों में से, तो तब तक जो बाकी के नंबर्स आए हैं उसमें कोई ऐसी कोई चिंता वाली भी बात नहीं है और ऐसी कोई खुशहाली वाली भी बात नहीं है। एक चीज जो समझ आ रही है कि निम्स में या NII में थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस का जो अनुमान था वो सही निकला है, बट इस बार SBI के नंबर्स में लोग चिंतित हैं कि NPA क्यों बढ़ा दिया और इन्होंने प्रोविजनिंग करके नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया, दिखा दिया। सो ये सब चीजें रहती है, बट एक चीज समझिए कि बैंकिंग को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, पहली चीज ये। जो और दिनेश खरा साहब वो समझा भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये YOY बेसिस पे आप देखिए, क्योंकि पहला क्वार्टर हमेशा बड़ा यूनिक रहता है, उन्होंने कहा। सो थोड़ा सा पेचीदा है ये मामला, बट मुझे लगता है कि SBI में सबसे अच्छी चीज अवश्य, और ये आप इससे सहमति आपकी भी होगी, कि अर्निंग्स में जाते वक्त कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं था, तो वहां भी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो नॉमिनल है, जो 2-2.5% थोड़ा सा कट हुआ है, पोजीशन हल्की हुई होगी, बट आई थिंक फंडामेंटली इट इज स्टिल वेरी वेरी वेल प्लेस टू राइड द कर्व, जो बाकी की बैंक्स में भी है अच्छी, जो बड़ी बैंक्स हैं, चाहे वो ICICI हो, SBI हो, ऑफ कोर्स HDFC हो। सो ये सभी में मुझे लगता है री रेटिंग आनी जरूरी है। अब कब आएगी ये कहना मुश्किल है, थोड़ा सा इंटरनेशनली माहौल फिच की रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से खराब हुआ है, बट अदरवाइज आई थिंक देयर विल डेफिनेटली बी रिकवरी, स्पेशली जो बैंकिंग के बड़े दिग्गज नाम है की उम्मीद है, एंड शायद राइट ऑफ नहीं करना चाहिए नंबर्स को देखकर। अच्छा, भारती पर प्रकाश गुड आफ्टरनून, आपका क्या व्यू है? आरपूज 200 रुपए, ये जो नियर टर्म टारगेट इन्होंने अपने लिए रखा था वो अचीव हो गया। अब देखते हैं 300 तक जाने में कितना समय लेगा, क्योंकि जियो की तरफ से ऑफ कोर्स अनडाउटेडली कंपटीशन बढ़ भी रहा है, लेकिन इन नंबर्स और इस डिलीवरी पर अब क्या जगह है स्टॉक की आगे और आउट परफॉर्मेंस दिखाने की? गुड आफ्टरनून अच्छा। सो देखिए, एक चीज ये है कि आरपूज इंडिया में सिर्फ एक ही दिशा में अब चल सकते हैं, क्या रफ्तार होगी ये इसका, इस पे अटकलें लग सकती है। अब जिस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हैं, ये 200 के पड़ाव पे, 200 से 300 की जो रफ्तार है वो बहुत सही रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, तेज रहेगी। जो आपको 200 तक आने में समय लगा वैसा समय नहीं लगेगा। उसका कारण है कि 5G जैसे जैसे यूज होगा, उसकी जो इंडिस्पेंसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि भाई एक बार आप यूज करने लगोगे उसके बाद आप 4G पे जाओगे नहीं, और वो प्राइसिंग पावर जो आने वाली है, जिस टाइप पे डिजिटाइजेशन का माहौल बन रहा है उस हिसाब से यू विल सी दैट हैपन फास्टर। और दोनों प्लेयर्स को प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत समय तक ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं कर सकते कि आप ऑलमोस्ट फ्री में या नॉमिनल प्राइसिंग पे, मार्जिन पे ये चीजें बेचोगे। भारती के जो नंबर्स हैं उसमें कोई खास डिसअपॉइंटमेंट ऑनेस्टली मेरे हिसाब से नहीं दिख रही, मुझे समझ आई, बट आगे चल के ट्रिगर्स क्या रहेंगे वो 5G अडॉप्शन का ही रहेगा। तो जिस रफ्तार से 5G का अडॉप्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, उसमें जो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम में जो बढ़ने की क्षमता है हमारे पास, उसको देखते हुए मुझे लगता है आगे चल के जो ग्रोथ आएगी वो उसी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो स्टॉक विल बिहेव लाइक दैट, बट है जगह, मतलब थोड़ी बहुत आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ की अप्रिसिएशन की जगह है, बट प्राइस आज जो 900 के करीब जो शेयर का भाव है वो काफी हद तक पॉजिटिव्स को डिस्काउंट कर चुका। प्रकाश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये अभी कैपिटल गुड्स में सर 2-3 स्टॉक्स ने अच्छा मूव किया। BHL ने अच्छा मूव दिया, अब वोल्टास अच्छा मूव दे रहा है। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम वोल्टास पे डिस्कशन कर रहे थे। आपकी व्यू कैपिटल गुड्स में क्या पिक करेंगे? कोई और स्क्रिप्ट जो कि हाल फिलहाल में कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपिटल गुड्स में से आपने मार्क की हो, मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ आपका? गुड आफ्टरनून। देखिए, कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर अभी भी बहुत उसमें दमखम है। इंडस्ट्रियल्स में खास करके जिस हिसाब से तेजी आ रही है उस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर कैपिटल गुड्स का एप्लीकेशन जहां जहां ब्रॉड बेस्ड है वो और भी बढ़ता जा रहा है जो इम्प्रूवमेंट।
लेकिन अच्छी जो कंपनीज थी जो हैं उनके उनके अगर आप स्टॉक मार्केट प्राइस को बिहेवियर को देखें तो बहुत अच्छा खासा एक 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 अच्छी बढ़त पिछले साल आ चुकी है। अभी जो ग्रोथ आ रहा है वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग कंपनीज की तरफ ज्यादा होगा और इक्विपमेंट सप्लायर्स की तरफ थोड़ा सा कम हुआ। जैसे पावर क्षेत्र की बात कीजिए, पावर में हमने देखा ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स, जितने भी बनाने वाले थे सभी में रंगत अच्छी खासी आई, कोई 50-60% के नीचे है ही नहीं अप्रिसिएशन। अब जो नेक्स्ट राउंड जो आ रहा है वो आपके केबल्स, स्विचेस, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, इन सब चीजों में आना शुरू है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वहां टटोलना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कैपिटल गुड्स में। बट अभी भी सबसे सुंदर और क्लियर और डायरेक्ट मैकेनिज्म इन्वेस्ट करना है आपको कैपिटल गुड्स में, तो आप एल को कर सकते हैं। इश्यूज हैं वहां पे, एग्जीक्यूशन में समय लगता है, लेकिन पहली बार इनके जो मार्जिन आए उससे एक चीज समझ आ रही है रिजल्ट्स में कि L&T अब बिजनेस प्रॉफिटेबल है तभी लेते। जो पहले से ऑर्डर बुक बड़ी सी लगती थी, काम भी हो जाता था, रेवेन्यू भी क्लॉक हो जाता, लेकिन पैसे नहीं बनते थे। अब वो चीज नहीं रही, क्योंकि ये पिक एंड चूज करके वैसे ऑर्डर्स ले रहे हैं और हाई एंड ऑर्डर्स ले रहे हैं। और डिफेंस रिलेटेड जो कैपिटल गुड्स क्षेत्र है उसमें मुझे लगता है कि आप देखिए कई चीजें, कई कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज हैं लेकिन वो बैटरी में स्पेशलाइज्ड हैं, कोई रेडार सिस्टम्स में है। तो ये इस टाइप का जो ग्रोथ आ रहा है ये आपको अभी भी दिखेगा, ब्रॉड बेस होता हुआ दिखेगा। अच्छे नाम जो थे उसके अलावा भी नेक्स्ट राउंड में भी वो दिखेगा। तो जगह तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा इसमें पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज बढ़ी है वैसे हर चीज नहीं बढ़ी। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आइए जरा, और फिर एक बार इंटरडे वापस इन दोनों स्टॉक्स का रिविजिट करेंगे। फाइनली HDFC बैंक में मूव्स आ रहे हैं। 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अब HDFC बैंक की वजह से निफ्टी में, और 26 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की वजह से। और एक बार HDFC बैंक वापस इंटरडे लेकर आइए। HDFC बैंक में शानदार मूव्स आज, एक शायद लग रहा है कि एक फाइनली कुछ एक टर्न। आज सुबह ये हमारी स्पॉटलाइट में था, हमने डिस्कस किया था अजदा कि ये शायद एक मेक और ब्रेक लेवल पर है, इस लेवल का प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। आज उसने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया, ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। प्रकाश, HDFC बैंक क्या व्यू होगा आपका यहाँ पर? बहुत पॉजिटिव है और मैं तो उस समय से बोल रहा हूँ जब ये इस जोन में था कि जो मर्जर हो, सब मर्जर आपको दिख रहा था कि ये अब एक डन डील टाइप्स थी, एक इमिनेंट इवेंट था, लेकिन फिर भी अटकलें लग रही थी कि उससे क्या वैल्यू आएगी होगी। अब इसका आप इम्पैक्ट आगे चल के देखिए। आज SBI के नंबर्स में लोगों को क्या चीज पसंद नहीं आई, देखिए जो CD रेशो है आपका वो मार्केट से कम है, या आपका कोई जो ग्रोथ होना था नेट इंटरेस्ट इनकम में वो वैसा नहीं आया जो बाकी लोग का आया। अब HDFC बैंक के पास जो क्षमता बनी है अनुज, फंडामेंटली वो ये सारे पैरामीटर्स को रीडिफाइन कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स देखिए आप, इस माहौल में जहाँ सबसे ज्यादा मार वहां पड़ रहा है, जो निम स्प्रेड जो घट रहे लोगों के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रही है और लोन की कॉस्ट आप नहीं बढ़ा पा रहे, वो चीज HDFC बैंक को नहीं प्रॉब्लम करेगी। आप ये डिजिटाइजेशन के लिए देखिए, क्लाइंट एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन की बातें करते हैं, उन्होंने अपने आप को जिस हिसाब से रीवैम्प किया है, अपने ऐप को, अपने रीच को, जो ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन किया है, तो आई थिंक ये सब चीजें अभी तक मार्केट ने फैक्टर इन नहीं की है। मुझे लगता है कि जो क्षमता HDFC बैंक की और कंपेयर आप ICICI से करें, एक्सिस से करें, HDFC बैंक का भाव एटलीस्ट 2000 के ऊपर होना चाहिए। आज ये सिर्फ 1600 1650 पे झूल रहा है। सो ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं भरना जरूरी है। इसमें समय लगेगा क्योंकि इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू नंबर्स आल्सो, बट आई एम वेरी एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन HDFC बैंक फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर रुझान अच्छा खासा बनता हुआ। अच्छा अनुज, एक चीज आप देखेंगे, जितना SBI से लोगों ने निराशा देखी है उतनी तेजी HDFC बैंक, ICICI और कोटक में बनती दिखाई दे रही। तो ऐसे है कि प्लेट पे बस ये वाले स्टॉक्स फटाफट भर रहे हैं और SBI को बूफर में पूरी तरह से छोड़ा जा रहा है। वो मार्केट में होता है, कभी कभी बीच बीच में होता रहता है, क्योंकि SBI के नंबर्स कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहे हैं एक्चुअली हर्षदा। लेकिन HDFC बैंक का ऑब्वियसली वेट इतना ज़्यादा है। वो जो निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन हम देख रहे थे, एक बार वापस लेकर आते हैं निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन, जिसमें SBI मेरे ख्याल से 100 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट कर रहा था, 100 से ज़्यादा था एक्चुअली, और अब उसको पूरी तरीके से काउंटर कर रहा है HDFC बैंक। ये देखिए SBI 106 पॉइंट और HDFC बैंक करीब 261 पॉइंट, लगभग डबल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अभी एक बार 45-100 क्रॉस होने देते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल प्रकाश आपसे एक लास्ट लेना चाहता था, बहुत संक्षेप में रखिएगा। M&M पर अब क्या व्यू होगा?
रेंज बाउंड रहेगा अनुज। मुझे नहीं लगता ये जो नंबर्स थे ये ऑलरेडी प्राइस इसलिए थे कि स्टॉक बढ़ चुका है। 1 साल में आप देखिए, 6 महीने में देखिए, बट 2 तिमाही के नंबर्स के बीच में स्टॉक इसीलिए नहीं बढ़ रहा कि उसको हर जगह कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ईवीज में टाटा मोटर्स के साथ, एसयूवी में मारुति के साथ, ट्रैक्टर्स, फार्म इक्विपमेंट में स्कॉच के साथ। सो इस माहौल में उसको ये नंबर सस्टेन करने और यहाँ से भी इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये रेंज बाउंड हो सकता है अगले 2-3-6 महीने के। ऑलराइट प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट से BTST और STBT कॉल्स ले लेते हैं। कविता जी, क्या ट्रेड लेंगी आप? Yeah, so Anuj ji, I would like to go with Reliance only as BTST. So जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ ट्रेड इनिशिएट किया विद अ गिवन टारगेट लाइक 2490 के एक स्टॉप लॉस के साथ 2540 के टारगेट के लिए आप रिलायंस को कैरी करें एज BTST। तो ये फिलहाल आपके लिए RIL पर ही ट्रेड आता हुआ। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा? श्रद्धा जी देखिए, मैं HCL टेक को कैरी करूंगा। सुबह भी इस पे बात हुई थी, मुझे अभी भी लगता है कि ये इसका जो टारगेट जो सुबह हमने कहा था 1180 से लेके 1200, ये अभी भी पेंडिंग है। तो इट्स अ बाय इन HCL टेक्नोलॉजी। स्टॉप लॉस भी होगा छोटा 1135। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज को आप पिक कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार लेके आएंगे कहाँ क्लोज आ रहा है ये? करीब करीब 1144 पे, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। माना साहब क्या ट्रेड कैरी करेंगे? इंडिया सीमेंट में खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल्स पे इंडिया सीमेंट के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 225 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 220 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 235 रुपए के टारगेट सेट करेंगे इंडिया सीमेंट के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 225 वाला 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। समित, आपकी कॉल क्या होगी? BTST STBT? ऑब्वियसली मंडे के लिए होगी ये ट्रेड। ये BTST रहेगी और जुबिलेंट फूडवर्क के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि ये स्टॉक अगर हम देखें तो आज जो इंटेंसिटी का ब्रेकआउट आया है, हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है करंट कैलेंडर ईयर के। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज वीकली क्लोज दे रहा है, तो ये थोड़ा एक एनकरेजिंग साइन है और हमें लग रहा है कि आने वाले वीक में भी ये मूव और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसलिए 542 548 के टारगेट के लिए जुबिलेंट वुडवर्क करंट लेवल पे हम बाय करने की सलाह देंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो ब्रेकआउट आया है 505 507 के आसपास, उसके नीचे ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 504 का रखिए और 542 548 के लिए जुबिलेंट वुडवर्क करंट लेवल पे बाय रहेगा। तो एक FMCG नेम हो गया, एक सीमेंट नेम हो गया हर्षदा, एक IT नेम हो गया, एक ऑयल एंड गैस नेम हो गया। अब तक चारों अलग अलग नाम आए हैं। अमित से पूछ लेते हैं कि वो क्या ट्रेड ले रहे हैं। जी अमित बताइए, अलग सेक्टर है या फिर इन्हीं में से कोई और? जी हर्षदा मैम, इन्हीं में से एक है। मुझे ACC का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। कल के सत्र में भी मैंने ACC की कॉल दी थी लगभग 2000 के आसपास। काफी स्ट्रॉन्ग है इसका स्ट्रक्चर। स्टॉक ने 2000 के लेवल पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया, कल के सत्र में डेज हाई पे क्लोज किया और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं अपना गेन्स इसने इंटैक्ट रखा हुआ है और ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो ACC बाय करें। 2080 का मेरा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 2020 का। तो ये फिलहाल आपके लिए ACC पर भी एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। चलिए फटाफट से अब रुक करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का। हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा था। वेंसडे थर्सडे मार्केट में काफी धुलाई हुई, कई सारे शॉर्ट ट्रेड्स हमारे जानकारों ने फिर दिए थे, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपके सामने। एक तो सबने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन बाजी मारी है नीरव छेड़ा ने 11% के रिटर्न्स इस तरह के मार्केट में। वहीं अमोल अठवले इनके ठीक पीछे 8.46% के रिटर्न्स। एक समय ऐसा था जब अमोल आगे चल रहे थे और नीरव दूसरे स्थान पर थे। नीरव छेड़ा के लिए पहला एक्सपीरियंस खिलाड़ी का 2.5% तक के रिटर्न्स बने। तो नीरव कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत रहे हैं ये मुकाबला। आपने काफी दमदार ट्रेड्स दिए थे। इनफैक्ट आप सब ने काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनाए और एक चीज आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा अब कॉशियस रहना चाहिए इंडेक्स पर। तो इंडेक्स की आज की रिकवरी के मद्देनजर और इफ इट ऑल हम 19,500 के करीब टिक जाते हैं, अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू बन रहा है? और मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी सारे जो टॉप ट्रेड्स हैं वो भी दिखाएं आपके इस हफ्ते वाले। थैंक यू हर्षदा जी। एंड यस, आपने सही कहा, ये वीक काफी पेचीदा था। हमने वीक की शुरुआत की थी एकदम पॉजिटिव। पिछले 2-3 हफ्तों में काफी अच्छी बाइंग आई थी, मगर मिड में ही बाय वेडनेसडे हमें अपना व्यू चेंज करके शॉर्ट कॉल्स भी निकालने पड़े। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, क्योंकि अपना व्यू से हम मैरी कर लेते हैं। तो यस, जैसे मार्केट नीचे गया तो थोड़े शॉर्ट कॉल्स निकले,
and thankfully 10% plus return nikla. Also I'd like to say कि my colleagues अमोल और वीरल दोनों ने ही काफी बढ़िया कॉल्स दिए हैं and all of us are in positive, so kudos to that. Congratulations to all three of you. अच्छा, कोई ट्रेड जो आपको लगता है जो इस हफ्ते हमने डिस्कस किया है, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो हो या फिर आपने जो अमोल और वीरल के ट्रेड्स भी आज देखे थे या फिर इस पूरे हफ्ते देखे हैं, जो अगले हफ्ते कैरी किए जा सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक में राउंडिंग फॉर्मेशंस होते हैं और जिनमें ब्रेकआउट आ गया होता है, तो उनमें जो मूव आती है वो काफी बढ़िया आती है आफ्टर द ब्रेकआउट. तो ऐसे दो स्टॉक हैं जिनमें मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ब्रेकआउट आ चुके हैं और नेक्स्ट वीक्स में चल सकते हैं. पहला है कोचिन शिपयार्ड, जो आज मैंने दिया था मगर ज्यादा चला नहीं है. आई बिलीव काफी अग्रेशन से ये ऊपर जा सकता है, तो इसे बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 655 और ऊपर में 710 715 तक आप होल्ड कर सकते हो. और दूसरा अमोल जी ने दिया था यूनियन बैंक. आई ऑल्सो बिलीव इसमें भी वेरी सिमिलर पैटर्न है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन है और इसमें भी एक ब्रेकआउट आ चुका है 85 के लेवल पे. तो 85 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी है तो होल्ड कर सकते हैं. इसमें भी अच्छा मूव आ सकता है 95 से 100 के लेवल्स के लिए. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस पूरे हफ्ते गेम शो को खेलने के लिए और बेहतरीन कॉस्ट देने के लिए. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक सर. अभी काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के लेवल्स लेके आते हैं. इट्स 19514 और एक बार मार्केट ब्रेथ देखिए डेरिवेटिव्स में भी 6 मिनट का समय बाकी है. मतलब ये क्लोज बार बार हमें ड्यूरिंग द डे निफ्टी पर 20 डिमा के नज़दीक ले गया, लेकिन वो क्रॉस नहीं हो पाया. बट फिर भी किस प्रकार की ब्रेथ लेके जा रहा है. देखिए सुबह जब मैं वॉल पे गया था उस वक्त करीब करीब 130 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी. बाद में आके वो चीज़ थोड़ी घट गई, बट आपने देखा सुबह जो लॉन्ग्स 15 थे मात्र, वो बढ़ के अब 66 है. दैट्स मीन ब्रेथ अच्छी थी लॉन्ग साइड पे. 66 लॉन्ग, 62 में शॉर्ट कवरिंग, यानी कुल मिला के ये आंकड़ा था करीब करीब 128 का. शॉर्ट 37, इसका जो दबदबा था कम हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग 21 में. आइए एक बार आते हैं कि लॉन्ग्स कहाँ थी और शॉर्ट कहाँ थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ थी और शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी, उसको देखते हैं. इन्फो एज और ये पूरा का पूरा जोमेटो का अगर आप देखें जोर था आपकी स्क्रीन पर 7.25% ऊपर. बाकी LIC हाउसिंग फाइनेंस, पोस्ट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव. जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पे 5.5% ऊपर. याद रखिएगा ये आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है एक बहुत बड़े अंतराल के बाद. नवंबर 2022 के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया मार्ट ये भी करीब करीब 4.5% ऊपर रहा. बाकी इंडसइंड बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी, कोफोर्ज, मिड कैप IT में, SBI कार्ड्स में, एलकेम लैब. एलकेम मेरे ख्याल से आज जो क्लोज हो रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, शोर लेता हूँ, 4098 पे. यस, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एलकेम. बाकी शॉर्ट बिल्डअप था महानगर गैस, AB फैशन, कमिंस इंडिया, पोस्ट अर्निंग्स, डिप हुआ मेट्रोपोलिस, आदित्य बिरला कैपिटल. लॉन्ग अनवाइंडिंग थे एबर्ट में और बजाज ऑटो, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस और IRCTC. एक बार SBI लेके आइएगा, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे. और पोस्ट नंबर्स जो सिंक हुआ ये और SBI की एक सेकेंड करीब करीब क्लोजिंग आ रही है 572.95 पे. दैट मीन्स बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब करीब 571 पे. 200 डे में इसका प्लेस है करीब 564 पे. और मैं इसके डेरिवेटिव्स के स्टैट्स को देखूं तो इस वक्त के स्टैट्स के मुताबिक जब लास्ट टाइम जब मैंने 2 बजे डेटा देखा था 25% का शॉर्ट साइड पे OI बिल्डअप था और इस वक्त 31% का, अनुज 31% का. मुझे याद आ रहा है वो 45% का फेडरल बैंक का OI एडिशन. पोस्ट नंबर्स आज 31% SBI शॉर्ट लेके जाता हुआ. अनुज, और उसके बाद फेडरल में क्या हुआ था वो भी आपको याद होगा वीरू. तो होपफुली मार्केट यही एज्यूम कर तभी मैंने कहा यही होप करे कि शायद इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ जाए. लेकिन खैर हर बार मार्केट सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता है. लेकिन क्लियरली आज यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को, मैं 2-3 नोट पढ़ रहा था, सेल्स नोट्स जो आते हैं मेरे पास. एक और सेल्स नोट आया है. ये जो 37 बेसिस पॉइंट की डोमेस्टिक नेम्स में डिक्लाइन है ये 6 साल में हाईएस्ट है. लोन ग्रोथ जो 1.05% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये 7 क्वार्टर में लोएस्ट है और इंडस्ट्री एवरेज से भी लोअर है. और ट्रेजरी गेन हुआ इनको 3,847 करोड़ का, जो कि नॉन रिकरिंग है. इसकी वजह से आपका पैट जो है वो आपको सिग्निफिकेंट जंप दिखा रहा है. मैं फिर एक चीज़ जोड़ूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट में प्री पोजिशनिंग का भी मामला रहा होगा. स्टॉक भले ही गिरा था लेकिन स्टॉक में लॉन्ग्स थे. और जैसा आज आपने कहा, आज मुझे लग रहा है कि स्टॉक में काफ़ी शॉर्ट्स जुड़े हैं और 540, 550
550 के नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक, नहीं जाना चाहिए, मतलब खैर नहीं जाएगा तो हमको किसी को नहीं कहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वैल्यूएशन के हिसाब से 540 550 पे सपोर्ट आएगा। लेकिन चलिए अब SBI की बहुत बात हो गई, मार्केट क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। अच्छी क्लोज रही आज मार्केट की, 19,500 के ऊपर। हर्षिता वॉल पे चलते हैं। जी हाँ, 19,510 का स्तर आपकी स्क्रीन पर, तो राहत जरूर है आज का दिन, कंस्ट्रिंग 2 दिनों की लगातार बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया था और एक रिलीफ आती हुई ग्रीन स्क्रीन पर देखकर। निफ्टी बैंक देखिएगा, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रिकवरी, हालांकि आज सुबह में हमने 45,100 के ऊपर के स्तर देखे थे, लेकिन 44,862 पर एक क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 पॉइंट का इजाफा देखने को मिल रहा है। आज जो पूरी तेजी आई है वो टेक्नोलॉजी कंपनियों के नाम पर आती हुई दिखाई दी और टेक इंडेक्स हमने देखा है करीब 445 पॉइंट्स की बढ़त पर जाकर टिक रहा है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, आईटी कंपनियों में पोजीशनिंग अब और भी तेजी की साफ देखने को मिली है। दूसरी तरफ फटाफट से देख लेते हैं एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा इंडाइसेस ने क्या किया। याद रखिएगा फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा गेन्स देखने को मिल रहे थे एटलीस्ट कल तक, क्योंकि इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। ऑटो इंडेक्स 0.5% नीचे है आज, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मार तो बजाज ऑटो की तरफ से ही पड़ती हुई दिखाई दी। एफएमसीजी एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा है और फार्मा इंडेक्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो इस हफ्ते मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड तेजी में था, आज यहां पर फिर से फॉलो थ्रू करीब 126 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। चलिए आपके लिए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स लेकर आते हैं। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहीं पर हमने देखा बात बिगड़ती हुई दिखाई दी और इसने निफ्टी बैंक को नीचे खींचा है डे हाई से। 3% के नुकसान पर 573 पर यह टिकता हुआ। दूसरी तरफ M&M, जिसके नतीजे बहुत ही शानदार रहे, वहां पर हमने देखा करीब क्लोज आ रहा है 1463 के आसपास, फ्लैट क्लोज देखने को मिला है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर नंबर्स पर आज रिएक्शन देखने को मिला। पहले तो लेकर आते हैं आपके लिए जोमैटो का स्टॉक, जहां पर 10% का आज इंट्राडे मूव और क्लोज भी 10% प्लस। नतीजे पसंद आए हैं, प्रॉफिट जो कंपनी ने दिखाया है थम्स अप मिला। जोमैटो को देखकर हमने देखा पीबी इन्फोटेक में तेजी रही। पेटीएम के नंबर्स आ चुके हैं वैसे, लेकिन इनका जुलाई का अपडेट मजबूत था तो वहां पर भी खरीदारी। और इन कंपनियों में जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है इन्फो एज, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। तो ये न्यू एज कंपनियों में फिर से फ्लेवर लौटता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ कमेंस के नंबर्स के बाद हमने देखा कुछ करेक्शन देखने को मिला, लेकिन आज का एक स्टार्ट परफॉर्मर रहा LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसको हम नहीं भूल सकते क्योंकि वहां पर जबरदस्त गेंस और अच्छे वॉल्यूम्स के बल पर वो तेजी आई। 8% तक का इजाफा इस स्टॉक ने कमाया। चलिए आपके लिए लेकर आएंगे हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा किन स्टॉक्स के बल पर आज तेजी बनी है। तो स्क्रीन थोड़ी सी बटी हुई जरूर है तेजी की तरफ। कंस्ट्रिंग आज हम 19,509 के आसपास ये प्रोविजनल क्लोज देख रहे हैं। सिप्ला 1209 के आसपास 3.5% का इजाफा। वहीं आप ध्यान दीजिएगा बैंकों में इंडसइंड बैंक 3% ऊपर, HDFC बैंक का सपोर्ट मिला, करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला। एक्सिस बैंक में खरीदारी होती हुई दिखाई दी और ICICI बैंक में भी करीब 0.5% तक के गेन्स देखे गए। कोटक भी यहां पर 0.75% तक का इजाफा दिखाने में कामयाब था। तो इन बैंकों ने थोड़ी सी रैली दिखाई है क्लोजिंग पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ मिला है आज, 2508 पर यह क्लोज दिखा रहा है। IT कंपनियों का मैं जिक्र कर रही थी, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स, HCL टेक जैसे स्टॉक्स, L&T जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। और भारती एयरटेल, उस ARPU के नंबर पर हमने देखा है तगड़े गेंस, करीब 2% के आसपास तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। अब लूजर्स पर आते हैं। SBI जो हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, करेक्शन देखने को मिला है ऑटो प्लेयर्स में। टाटा मोटर्स कमजोर, बजाज ऑटो 2.5% नीचे, मारुति में कुछ करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया और M&M भी सॉफ्टर साइड पर ही रहा है आज। डॉक्टर रेड्डीज में हल्का सा दिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली का बनता दिखाई दिया। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ITC, HUL भी थोड़े से आज बैकफुट पर रहे हैं। ये फिलहाल है आज निफ्टी का क्लोज। वीकली अगर डेटा है तो वो भी लेकर आइएगा, क्योंकि ओवर द वीक हमने देखा है 2 दिन जो खासी नरमी, खासी मंदी देखने को मिली, उस लिहाज से निफ्टी के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा शांत था, करेक्शन वाला था, लेकिन हम जो क्लोज देख रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। ये हफ्ते के गेनर्स है, जहां पर टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा गेंस दिखाने में कामयाब, फिर NTPC, HCL टेक, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स आए।
ऐसा ही डेटा अगर आपके पास इंडेक्स का होगा तो वो भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको साफ देखने को मिलेगा कि निफ्टी इस पूरे हफ्ते आपको क्या करके दे पाया और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का क्या हाल रहा। एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा ओवर द वीक निफ्टी का और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का, क्योंकि इस हफ्ते की जो शुरुआत थी वो इतनी कमजोरी के साथ नहीं थी। इनफैक्ट हम तेजी में उतरे थे और फिर कल 2 दिनों में हमने देखा है मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, 19,500 पर जाकर टिकता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते करीब 1% टूटा और खुले हम मजबूत थे। इनफैक्ट 19,800 की तरफ बढ़ रहे थे और वहां से गाड़ी थोड़ी सी फिसली, लेकिन 19,517 इस तरह के माहौल में इज नॉट बैड और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 1.5% फिसलता हुआ दिखाई दिया। चलिए फटाफट से सीधा सौदा का भी अपडेट तैयार हो गया है, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर आशीष और साथ ही साथ नीरज के बीच का जो मुकाबला था, साकर हेल्थ केयर, फर्स्ट सोर्स, वीनस पाइप्स और केसी इंटरनेशनल, ये कुछ स्टॉक्स जो आशीष ने रखे थे। दूसरी तरफ नीरज ने तेजी मंदी के ट्रेड्स लिए। मंदी में नवनीत एजुकेशन, पिरामल फार्मा था, लेकिन तेजी में लूपिन और ऑफ कोर्स भारती एयरटेल रहे। बिल्कुल, तो खैर वीक खराब था, लेकिन वीक की एंडिंग ठीक ठाक हुई और खासतौर से निफ्टी पर 19,500 के ऊपर बंद हुए, ये एक अच्छा संकेत। यूएस मार्केट के फ्यूचर्स अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं कि आज शायद यूएस मार्केट में एक अच्छा ट्रेडिंग डे हो, तो मंडे मॉर्निंग को हैंडओवर हमें शायद अच्छा मिले। देखते हैं फिर वापस अगर उन 19,600 निफ्टी पर और 45,100 बैंक निफ्टी पर हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी के लिए वीकेंड एंजॉय करिए और वीरो मंडे को वापस मिलेंगे। जी हाँ, कम से कम जोमेटो, पीवीआर, पेटीएम, और जुबिलेंट, इनकी चाल तो ये बता रही है कि शुक्रवार की शाम जो है वो नज़दीक आ रही है। एंजॉय योर फ्राइडे, एंजॉय योर वीकेंड। सोमवार को अनुज, मैं, हर्षदा, नीरज और आशीष फिर मुलाकात करेंगे आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफी तैयार। तब तक के लिए नमस्कार।